हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, क्या देख रहे थे? 11th क्लास एनसीईआरटी के टॉपिक्स में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थ्योरी अलोंग विद एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज देखी थी। उस चैप्टर में मेनली फोकस हार्मोन्स पर था कि प्लांट की ग्रोथ और उसका मूवमेंट दोनों साइमल्टेनियसली बात करें तो एक बात है भी और एक बात नहीं भी। हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ कर रहा है या प्लांट मूवमेंट कर रहा है। दोनों बातों को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है और समझा जा सकता है कि कोई भी प्लांट अगर यहां पर सिचुएटेड है और वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है? मैं आज यहां खड़ी हुई हूं और मैं यहां पर आ जाती हूं तो आई हैव चेंज माई पोजीशन, दैट मीन्स आई हैव डन मूवमेंट। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। मेरा मूवमेंट या मेरा पोजीशन को चेंज करना एक प्रॉपरली चेंज इन पोजीशन या लोकोमोशन कहलाएगा। लेकिन प्लांट में जब मूवमेंट्स हो रहे हैं, देखो प्लांट कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन को चेंज नहीं करेगा कि वो कोई भी प्लांट अगर कोटा में सिचुएटेड है या कोटा में सोन है तो वो जयपुर चला जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना, ठीक है। प्लांट मूवमेंट शो करता है पर्टिकुलर उसके इंडिविजुअल बॉडी पार्ट का। लीफ की जैसे इतनी सी साइज है, साइज बढ़ गई, इट इज अ ग्रोथ। वी कैन कॉल इट द डेवलपमेंट एज वेल इट इज अ मूवमेंट। सनलाइट है, सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट झुक गया ड्यू टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या था? प्लांट की ग्रोथ थी या प्लांट का मूवमेंट था? इट इज पर्टिकुलरली प्लांट मूवमेंट। तो जो प्लांट के मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ को कवर भी करते हैं और ग्रोथ को कवर नहीं भी करते हैं। इसलिए चैप्टर का पूरा नाम क्या लिखा गया था? प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मैं उसको मूवमेंट से रिलेट करके आपको बता रही हूं। अब आज क्या चैप्टर पढ़े हम लोग? देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अब हम लोग वापस से ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो लास्ट बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन दोनों में से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मेरी पूरी कोशिश क्या होती है कि जो चैप्टर छूटा है, दूसरा चैप्टर उसके बिल्कुल लिंक्ड ऑन चैप्टर्स हो। तो आपको क्या लगेगा कि दोनों चैप्टर एक समरी फॉर्म में भी हो गए और एक अलग अलग तरीके से हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि 11th का वेटेज वैसे ही बहुत ज्यादा, 22 चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे उसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या जो भी मूवमेंट है उसमें हम लोगों ने मेनली फोकस प्लांट के हार्मोन्स पे, क्या फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मैं कॉन्स्टेंटली आज जब आपको पहला लेक्चर स्टार्ट करवाने वाली हूं न्यू चैप्टर का, तो अपन इंट्रो पार्ट ज्यादा लेंगे। इंट्रो पार्ट ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि पूरी कोशिश करेंगे कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो चीजें हैं वो डायरेक्टली आपके प्लांट से लिंक्ड हो जाए, तो आपको क्या कंपैरिजन भी हो जाएगा और दोनों चैप्टर क्या हो जाएगा, इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप तोड़ते चलो इन नामों को और समझो। केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल मतलब केमिकल, रसायन। केमिकल्स होते हैं ना, कोई भी केमिकल हो गया, कार्बोनिक एसिड, इथाइलिक एसिड, इथेनॉल, इथाइलिन, ये सारे क्या केमिकल्स हैं। और जो ब्रांच होती है जिसमें आप स्पेसिफिकली इन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, इनका क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी में, क्या सिग्निफिकेंस है बाहर लेबोरेटरीज में, किन तरीकों से इन्हें लिया जाता है, समझा जाता है, इनकी लोकेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका एक तरीके से देखा जाए तो नेचर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिकल इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल्स इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो क्या था, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था केमिकल्स का। लेकिन इन केमिकल्स का रिलेशन हमारी बॉडी से कैसे है? केमिकल्स के थ्रू आप अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहे हो और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का, उसको कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है कि जब तक उस पार्ट को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे वो काम नहीं करेगा। जैसे आज मैं कह रही हूं, जैसे बच्चे बैठे हुए हो आप लोग, मैं आपकी टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं आपको जब तक इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको कोई टेस्ट लिया, मैं आपको बोलूंगी कल मैं आपको 50 मार्क्स का टेस्ट लेने वाली हूं, आप तैयारी करके आना। तो मैंने क्या है, आपको एक कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि कल टेस्ट होगा और आपको पढ़ाई करके आनी है।
ठीक है, ऐसे आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, लेकिन टेस्ट के लिए क्या है, आप ज्यादा पढ़ाई करोगे क्योंकि यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स। ऐसे आपको पता है कि आपकी पढ़ाई का कोई मेजरमेंट नहीं है या कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आप अपने नॉर्मली जो सेल्फ स्टडी करते हो करोगे। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली आपको ये कहा है कि आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन टुमारो, तो आप क्या करोगे, मतलब उसको एक ज्यादा सीरियस फॉर्म में लेकर पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कल आपका टेस्ट हुआ, मैंने आपको बिठाया कि चलो टेस्ट हो रहा है और आप स्टार्ट करो। तो जब तक आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे आप टेस्ट नहीं स्टार्ट करोगे। मैंने कहा 9 बजे का टाइम है, 9:45 बजे सारे बच्चे रूम में आ जाने चाहिए। फिर मैं 9 बजे इंस्ट्रक्शन दूंगी कि अब आप पेपर स्टार्ट करो और 12 बजे मैं आपका पेपर ले लूंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल रहे हो। ठीक है, कि 9 बजे पेपर स्टार्ट करना और 12 बजे खत्म करना है। मतलब आप मेरे कंट्रोल में भी हो और मैं आपको कोऑर्डिनेट भी कर रही हूं। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था डे टू डे लाइफ का, इसको बॉडी से कैसे रिलेट करूं। भाई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो मैं इंट्रो पार्ट तो ले लूं, समझ में तो है, मैं समझाऊं तो सही चैप्टर बोल क्या रहा है आपको। मेरी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को अगर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। मतलब ये बॉडी पार्ट तभी काम करेगा जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर आपने दूसरा बॉडी पार्ट ले लिया, दूसरा बॉडी पार्ट भी तभी काम करेगा जब उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, तो दोनों बॉडी पार्ट क्या हैं, पर्टिकुलरली बैठे हुए हैं कि जब तक मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, जब तक मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। ये तो कहता कंट्रोल की बात थी कि आपकी बॉडी में जो केमिकल्स है, अब केमिकल कंट्रोल मतलब कि वॉट एवर द कंट्रोल इज प्रेजेंट इन द बॉडी, या आपके बॉडी पार्ट जो भी कंट्रोल को लेना चाह रहे हैं वो केमिकल से आप क्या करो, कंट्रोल करो। मतलब ये एक ए बॉडी पार्ट है, मैं अभी सब बना दूंगी, लिखा दूंगी, आप सिर्फ समझो। ये एक बॉडी पार्ट ए है और ये एक बॉडी पार्ट बी है, ये एक बॉडी पार्ट ए है और ये एक बॉडी पार्ट बी है। ठीक है, तो दोनों है। अब बॉडी पार्ट ए भी तभी काम करेगा जब उस पे केमिकल का कोई इंस्ट्रक्शन जाएगा, बॉडी पार्ट बी भी तब काम करेगा जब उस पे कोई दूसरा केमिकल का इंस्ट्रक्शन जाएगा। ये तो कहता है सिर्फ कंट्रोल की बात है कि केमिकल्स ने आपकी बॉडी को, आपकी वेरियस बॉडी पार्ट्स को, इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना उसे कंट्रोल करके रखा है कि ये केमिकल इस बॉडी पार्ट पे पड़ेगा तब बॉडी पार्ट काम करेगा। इसी तरीके से दूसरे की बात हो गई। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन की, कि दो बॉडी पार्ट्स आपस में किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपका होगा माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अपने पार्ट्स हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लो, या आप लोकोमोशन ले लो, व्हाटएवर, सारे सिस्टम क्या हैं, एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। मतलब आप देखो सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है उसका भी पर्टिकुलर एक कंट्रोल होगा और दूसरे बॉडी पार्ट के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी होगा। बात समझ आ रही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, हर पर्टिकुलर ऑर्गन कंट्रोल में है और दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है, अब मैं आपको इसको भी क्लियर करने की प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूं। जैसे मैं कोई भी एक ऑफिस चला रही हूं, मैं उस ऑफिस की हेड हूं, तो मैं उस ऑफिस को क्या कर रही हूं, कंट्रोल करके रख रही हूं। ठीक है, मैंने सेक्शंस बना दी, ये सेल्स का सेक्शन है, ये मार्केटिंग का सेक्शन है और ये कंप्यूटर्स का सेक्शन है। मैंने हर सेक्शन में 10 लोगों को अपॉइंट किया और उन्हें जॉब दी। ठीक है, अब मैं क्या हूं, हेड हूं, मैं एक बॉस हूं या मैं जो भी एमडी हूं कंपनी की, मैं क्या कर रही हूं, सबको कंट्रोल करके रख रही हूं कि कंप्यूटर्स वाले इतना काम करेंगे, सेल्स वाले इतना करेंगे, मार्केटिंग वाले इतना करेंगे और ये टाइम होगा, ये लंच का टाइम है, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हर चीज क्या है, मेरे कंट्रोल में है, मैंने ही टाइम डिसाइड किया है, मैंने ही लीव्स डिसाइड करी हैं। कोई ओकेजन आता है तो मेरी ही परमिशन से लीव होगी, तो आई एम द कंट्रोल, आई एम द हेडक्वार्टर, आई एम द बॉस। मैंने सबको कंट्रोल करके रखा है। ये तो कंट्रोल की बात थी कि मैंने इंडिविजुअल सेक्शंस को कंट्रोल करके रखा है। बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, मार्केटिंग वालों को सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा,
सेल्स वालों को कंप्यूटर्स वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और सिमिलरली कंप्यूटर वालों को सेल्स और मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्यों कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, मैं तो एक जगह बैठकर तीनों को कंट्रोल कर रही हूं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो उनको मिलजुल के एक साथ करना पड़ेगा। समझ लो मार्केटिंग वालों को कोई नॉलेज चाहिए, तो वो हर चीज पे तो मेरे पास नहीं आएंगे ना। मैं क्या बोलूंगी, सेल्स की नॉलेज है, गो टू सेल्स डिपार्टमेंट। आपको आईटी से प्रॉब्लम है, आप आईटी डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है। कोई टेलीकम्युनिकेशन का, आप टेलीकम्युनिकेशन में जाओ। तो मैं उस टाइम पर सबको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मेन चीजें कंट्रोल कर सकती हूँ, ओवरऑल कंट्रोल कर सकती हूँ, कुछ फैक्टर्स कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। यही बात क्या करो, बॉडी से रिलेट करते चलो, ठीक है। जैसे आज सिस्टम है, मैंने बोला कि बहुत प्यार से काम करो, यूनिटी से काम करो, झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। कि आपको मार्केटिंग वाले को कोई भी दिक्कत आ रही है, सेल्स वाले से प्यार से पूछो, अकड़ नहीं दिखानी है कि मैं ही ज्यादा काम कर रहा हूं। सबका काम अपनी जगह डिसाइडेड है, सब, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, सबका काम इक्वली के डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर सेल्स वालों ने कंप्यूटर्स वालों से पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगी कि अब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाओ। मार्केटिंग वाला कोई बंदा एब्सेंट हो गया, ठीक है, सेल्स वाले से हेल्प ले लो। ऐसे करके मतलब क्या है, ये पर्टिकुलरली मैं तो कंट्रोल कर ही रही हूं इनको, मतलब ऊपर एक हेड है, वो तो इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर ही रख रहा है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स आपस में भी एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में है, म्यूचुअली रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इस सारी बातों को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको कहीं कहीं बुक में एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रही हूं, मैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात कर रही हूं। मैंने जब डाइजेशन पढ़ा, उसका कंट्रोल किया डाइजेस्टिव सिस्टम ने। मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कराया। मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाना चाहती हूँ, मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन का काम करवाना चाहती हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मूवमेंट करवाना चाहती हूँ, लोकोमोशन, मसल्स है मेरे पास, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो अगर मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल करवाना चाहती हूँ केमिकल्स के द्वारा, मैं चाहती हूं कि मेरी बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन केमिकल्स से कंट्रोल हो, तो इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में केमिकल्स का बनना जरूरी है, केमिकल्स का प्रोडक्शन जरूरी है, केमिकल का सिक्रीशन जरूरी है, और केमिकल्स का रिलीजिंग भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी दिया था कि जब आपको कोई, कहां पढ़ा था मैंने, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू में, कि आपका कोई इंडिविजुअल ऑर्गन जब स्पेशलाइज्ड हो गया है किसी काम में कि मैं ये पर्टिकुलर चीज बना के रखूंगा और टाइम आने पर दूसरों को मदद करूंगा, दूसरों को दे दूंगा, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन किस में बदलेगा, ग्लैंड में बदलेगा। अब ग्लैंड क्या होते हैं, दो तरीके के हो जाएंगे, ये सब लिखेंगे, अभी सुनते जाओ, सबको लिखाऊंगी मैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अब आप बोलो कि मैम ग्लैंड का तो मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन आप उठाओगे उसके अंदर कोई ना कोई सिक्रीशन की पावर होगी, कुछ ना कुछ फॉर्म करेगा और रखेगा, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, और टाइम आने पर उसको रिलीज कर देगा। तो ये इन दोनों में फर्क कहां आता है, इन दोनों में फर्क आता है डिफरेंस इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड कुछ और चीज बनाकर सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ और चीज बनाकर सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स सिक्रीट करता है, वो भी एक केमिकल्स है दोनों केमिकल, दोनों केमिकल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही आएंगे। मतलब आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दे आर फॉर्मिंग एंडोक्राइन सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज डूइंग द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम नाम के केमिकल्स को सिक्रीट कर, और जब उसको किसी को देना है, किसी को अगर अदर बॉडी पार्ट को देना है, तो अपने अंदर से एक ट्यूब लाइक अरेंजमेंट निकालता है, एक ट्यूब लाइक ट्रांसपोर्टरी सब्सटेंस निकालता है जिसको बोलते हैं डक्ट। उस डक्ट से एंजाइम ट्रेवल करते हैं और कहीं और जाके टारगेट ऑर्गन पे गिर जाते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड को उठाऊं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो केमिकल्स बन के सिक्रीट होते हैं उन्हें बोलते हैं हार्मोन्स। जो केमिकल्स बन के सिक्रीट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन सिक्रीट होकर एंडोक्राइन ग्लैंड से, अब इन्हें दूसरे बॉडी पार्ट को देने, किसी टारगेट ऑर्गन को देने हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता है कि मैं कोई डक्ट निकालूं या कोई ट्यूब निकालूं, ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को, अपने हार्मोन्स को किसको दे दे, डायरेक्टली पोर इन द ब्लड।
ब्लड एक बहुत बड़ा लिक्विड मीडियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो अपने हिसाब से ट्रेवल करके वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स को वो चीज पहुंचा देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओवरऑल इंट्रो में अगर हम बात करें तो बात क्या हो रही है कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली फोकस हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पे करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ होगा। ग्लैंड का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गन बॉडी का जो कि स्पेशलाइज्ड हो गया है कोई चीज सिक्रीट करने में। अगर वो एंजाइम नाम के, देखो सिक्रीशन में कॉमन चीज क्या है कि वो सिक्रेट केमिकली करेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल किससे रखना है, केमिकल से। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, मैं फटाक से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंपैरिजन आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से करती हूं, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, होपफुली इसके बाद वही चैप्टर उठाएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कंट्रोल करो, बॉडी का कोऑर्डिनेशन करो न्यूरॉन से, नर्व सेल से। दैट मीन्स अगर आप अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहते हो तो आपकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन में कोई बात चल रही है और आपको हाथों से एग्जीक्यूट करवानी है। जैसे आपको सोच रहे हो कि मेरे को ये लिखना है या मेरे को ड्राइंग बनानी है, तो आपके दिमाग में क्या वो इमेज क्रिएट हो रही है कि जैसे मुझे सीनरी बनानी है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझो न्यूरॉन का, देन उसका कंपैरिजन करेंगे। मैंने कहा मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है कि मुझे शौक है ड्राइंग करने का या आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे आज मैं ड्राइंग करूंगी, तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी कि मैं एक काम करती हूँ, मैं एक पोर्ट्रेट बनाती हूँ एक गर्ल की। आपने किसी भी अपनी फ्रेंड को बोला बैठ जा मैं तेरी पोर्ट्रेट बनाऊंगी, तो आपके दिमाग में क्या है, अभी आइडियाज चल रहे, यू आर थिंकिंग, यू आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग द होल बॉडी विद द हेड। आपके ब्रेन में जो बातें चल रही हैं उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किससा होना चाहिए, अदर बॉडी पार्ट से। ठीक है, अब आपकी बॉडी क्या कर रही है, सोच रही है। अब आपने एक लिमिट बाद बोला कि अच्छा अब जो भी मैं बनाने का सोचूंगी वो मैं ड्राइंग में कंप्लीट करूंगी, मतलब जो मेरी इमेजिनेशन है मैं उसको क्या करूंगी, ट्रुथ में कन्वर्ट करूंगी ना ड्राइंग बना के। अब क्या करोगे आप गए अपना कबर्ड खोला, आपने पेंसिल निकाली, पेन निकाली, स्केच कलर, मतलब जिस भी तरीके की पेंटिंग आपको करनी, शीट निकाली। तो दैट मीन्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ने किसको मैसेज दिया, आपके हैंड को, आपके लेग्स को, आपने मूवमेंट किया, हैंड से उठाया और आप डायग्राम बनाते जा रहे हो। आपका दिमाग आपको बताता जा रहा है, न्यूरॉन्स से मैसेज देता जा रहा है, आपके हाथ की फिंगर्स पे आता जा रहा है और आप ड्राइंग बनाते, ऐसे ही करते हो ना। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कुछ भी ड्रॉ करने लग जाते हो, आपकी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में चलती है। फिर आपको लगता है अरे कलर खत्म हो गया, फिर आप उठते हो, शॉप पे जाते हो, न्यू कलर लाते हो, फिर ड्राइंग करते हो, फिर वापस से सोचते हो। तब तक आपका दिमाग क्या है, सोच नहीं रहा, जब तक आप शॉप पर हो, पर वापस आए तो आपने सोचने लग गए। तो देखो ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें पूरी बॉडी किससे कंट्रोल होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू। और इसका बेनिफिट क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, क्यों दो अलग अलग पढ़ रहे हैं। न्यूरल में न्यूरॉन्स के थ्रू जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपने फट से ब्रेन में सोचा, हाथों में है, देखो सोचते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। भाई एग्जाम में जो भी आप काम करते हो, आपके दिमाग में आंसर आता जाता है, आप उसको लिखते जाते हो, तो कितना फास्ट मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेन खेल किसका है, मैसेज ट्रांसमिशन का। स्टिमुलस आएगा मैं रिस्पॉन्स दूंगी, स्टिमुलस आएगा मैं रिस्पॉन्स दूंगी। जैसे हमने हार्मोन्स में क्या पढ़ा था प्लांट के, कि फोटो एक, जैसे एक लाइट आई तो फोटो लाइट एक क्या था, एक स्टिमुलस था, और प्लांट ने बेंडिंग होकर क्या कर दिया, ग्रोथ मूवमेंट शो करके उसको रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से जब मेरी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहती है तो उसमें भी क्या है, मैसेजेस के ट्रांसमिशन का ही खेल है। ब्रेन के न्यूरॉन्स ने हैंड को मैसेज दिया, ठीक है, या आप दूसरी, तो ये क्या बहुत फास्ट रिस्पॉन्स था। फट से ब्रेन ने मैसेज जनरेट किया, स्टिमुलस जनरेट किया, विद इन अ सेकेंड वो हैंड पे गया और आपने रिस्पॉन्स देके ड्राइंग बना ली। या आपने गर्म पानी में अपना हाथ डाला और अचानक हाथ हटा लिया, क्योंकि आपके हाथ के जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे, जो भी, जैसे अभी आपने क्या न्यूरल कंट्रोल नहीं पढ़ा है, उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स आएंगे, तो इसको जस्ट कंपैरिजन फॉर्म में इतना ही पढ़ो। आपने हाथ डाला, अचानक आपने हाथ हटा लिया, तो जो आपके हाथ के टच के रिसेप्टर्स थे, थिग्मो रिसेप्टर्स थे, उन्हें मैसेज किसको दिया, ब्रेन को दिया कि गर्म पानी है। ब्रेन ने क्या इंटरप्रेट कर लिया, स्टिमुलस आया, गर्म चीज, हीट, स्टिमुलस आई,
टेम्परेचर चेंज, ब्रेन ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटा लो, फटाफट ब्रेन ने उस स्टिमुलस का आंसर दिया, रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स ट्रेवल कर गया हाथ पर, आपने हाथ हटा लिया। तो कितना क्विक था। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जिस भी प्रोसीजर से जो काम होता है या जो मेन का मैसेज ट्रांसमिशन का है, वो क्या है, फास्ट है, बहुत ही क्विक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं कि बॉडी में केमिकल्स का फ्लो हो रहा है, केमिकल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, और उन केमिकल्स को पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला, यहां पर मैं उन केमिकल्स को एंजाइम नहीं बोलूंगी, क्योंकि एंजाइम्स आपकी बॉडी को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं देते, कोई मैसेज नहीं देते। एंजाइम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं, और वो खुद कभी भी ऑल्टर नहीं होते। मेनली एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स चीज को, कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ देना, मतलब जो भी मेरे पास सबस्ट्रेट है उसका फॉर्म कन्वर्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देना, प्रोडक्ट में। तो यहां पर एंजाइम्स का रोल नहीं है, यहां पर हार्मोन्स का रोल है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जिन केमिकल्स के थ्रू आप मैसेज को देते हो और बॉडी को कंट्रोल करते हो, उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स वेरियस स्पेसिफिकली ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो आप इस चैप्टर में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ोगे। हर एंडोक्राइन ग्लैंड का अपना एक लोकेशन है बॉडी में, अपना एक स्ट्रक्चर है और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सबको अपना अपना काम अलॉट कर रखा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि हमारे पास बहुत तरीके के ग्लैंड्स आएंगे अभी, जैसे आपके आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उन हार्मोन्स का अपना फंक्शन है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना लोकेशन है। सिमिलरली पिनियल ग्लैंड ले लो, थायराइड ग्लैंड ले लो, पैराथायराइड ग्लैंड ले लो, थाइमस ग्लैंड ले लो, पैंक्रियाज ले लो, एड्रिनल ग्लैंड ले लो, ओवरीज ले लो, टेस्टिस ले लो। ये सारे मैंने आपको मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम गिना दिए फ्रॉम हेड टू बॉटम। हेड से एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट होते हैं और मेनली आपके एब्डोमेन से पेल्विक रीजन तक जाकर खत्म हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, हेड से एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट होते हैं और एब्डोमेन और पेल्विक रीजन तक खत्म हो जाते हैं। हर एंडोक्राइन ग्लैंड की अपनी लोकेशन है, अपने अलग अलग, किसी के भी हार्मोन्स मैच नहीं करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने हार्मोन्स हैं, पिनियल ग्लैंड के अपने हार्मोन्स हैं, थायराइड के अपने हार्मोन्स हैं। हर हार्मोन का अपना फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, एक पोजीशन होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगी कि अगर आपका आज ग्लैंड स्टार्ट होता है तो ऐसे तो क्या, इसको सबसे इजीएस्ट वे क्या है इस को पढ़ने का कि आप क्या करो, सारे ग्लैंड्स की एक टेबल बना लो, ग्लैंड का नाम लिख दो, ठीक है। ग्लैंड के नाम के बाद उसकी सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उस ग्लैंड के बारे में, फिर बॉडी में उसकी लोकेशन एंड पोजीशन, फिर इसमें क्या पढ़ना है आपको, चूंकि ये ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो हार्मोन का नाम लिख दो। फिर ग्लैंड, चलो हार्मोन का नाम भी अब बाद में लिखो, पहले क्या करो आप इंट्रो लिख दो, इंट्रो के बाद आप उस ग्लैंड के पोजीशन और लोकेशन लिख दो बॉडी में, फिर आप लिखो उसका स्ट्रक्चर कैसा, दिखता कैसा है, देखने पे वो दिखा कैसा, सबसे पहले कौन सी चीज आपको नजर आएगी, वो दिखता कैसे है। उसके बाद वो तो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, एनाटॉमी क्या होगी, उसका क्या फंक्शन है इंटरनल, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना, आप हार्मोन्स का नाम लिख दो, ठीक है। फिर मेन फंक्शन किसका होगा, फंक्शन या ग्लैंड का नहीं है, फंक्शन या हार्मोन का है। ग्लैंड कभी भी कोई फंक्शन नहीं करता, ग्लैंड अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाता है हार्मोन्स के सिक्रीशन में, देन हार्मोन्स काम करते हैं। हार्मोन्स लिखा, उसका फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में तो क्या है, हम लोग में इंट्रो पार्ट लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो अलग अलग ग्लैंड ना पढ़ के उसको पूरी एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कोई इस ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है या ज्यादा डीप में समझाना है तो अपन समझ लेंगे, कोशिश करते हैं, नहीं तो अपन अलग अलग ग्लैंड्स को लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 7 to 8 लेक्चर्स इस चैप्टर को क्या लगेंगे, आपको लगेंगे पढ़ने में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, काफी इंट्रोडक्शन ले लिया काफी देर से, हम लोग हेडिंग डालते हैं चैप्टर की और इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, न्यू चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं, इंट्रो में मुझे क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी आप चाहो तो बच्चों खोल सकते हो, एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है, पहले लिख लेते हैं, फिर एक बार उसकी रीडिंग भी मार लेंगे।
इंट्रोडक्शन। क्या लिखूंगी इंट्रोडक्शन में, चलो लिखते हैं। Just like in plants, in our human body, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। In our human body, various body parts should be well controlled and coordinated should be well controlled and coordinated। ठीक है, इसको समझाने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है वो बॉडी से रिलेट कर लेना। मैं पर्टिकुलरली किसी अभी बॉडी पार्ट पे नहीं जा रही हूं। जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में यू हैव बॉस, ठीक है। अब बॉस किसको अभी कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। ये क्या करेगा, देखो बॉस का काम क्या है, वैसे तो देखा जाए तो बॉस का काम दोनों का है, कंट्रोल का भी है, कोऑर्डिनेशन का भी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन जनरली सब पार्ट ज्यादा करवाते हैं, एक का दूसरे से कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। वैसे तो अगर ये इसका कर रहा है तो इन दोनों के भी बीच में है, तो बॉस ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है। पर अगर वेरियस फैक्टर्स को देखा जाए तो उनके बीच में ज्यादातर क्या मेंटेन होता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे ये आपका सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये आपका मार्केटिंग का है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कंप्यूटर्स का है। अब योर बॉस इज कंट्रोलिंग एवरीवन। सेल्स वाला भी सबसे पहले बॉस की सुनेगा, मार्केटिंग वाला भी बॉस की सुनेगा, कंप्यूटर वाला भी बॉस की सुनेगा, ठीक है। पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बस आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं कि ठीक है मेरा काम थोड़ा तुम संभाल लेना, तुम्हारा काम मैं संभालूंगी। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट किसको जाती है, बॉस को जाती है। तो बॉस क्या कर रहा है, सबको कंट्रोल करके रख रहा है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉस ने क्या किया, एरो क्या शो कर रहा है, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ बॉस कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। भाई सेल्स वाला इसको भी बातें बताएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, मार्केटिंग वाला भी कोऑर्डिनेट करेगा, और तीनों सिर्फ बॉस के कंट्रोल में, ये अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका रिलेशन मैं आपको बॉडी से भी बताऊंगी, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपस में क्या है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है, अब देखो in our human body, in our human body, various metabolic activities are taking place। क्यों मुझे रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवानी है, मेरे सर्वाइवल के लिए। मैं जिंदा कैसे रहूंगी, खाना खा के, डाइजेशन करके, रेस्पिरेशन करके, सर्कुलेशन करके, एक्सक्रीशन करके, ठीक है। अगर मैं मेरी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम भूल जाऊं, क्या मेरी बॉडी सरवाइव कर पाएगी? मेरी बॉडी में इतना यूरिया क्रिएट हो जाएगा कि मैं नहीं रह सकती। मुझे मेरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन आवर ह्यूमन बॉडी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस फॉर सर्वाइवल, ठीक है। फिर अब हमने बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्कस कर लिया है, हमें क्या करना है, बॉडी का कंट्रोल करवाना है, ठीक है। टू
control our body and to create synchronization and to create synchronization and to create synchronization we need to manage by something. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा इस तरीके से आंसर बिठाना है, ठीक है। अब मैनेज करने का मतलब क्या है? ये जो बॉडी का कंट्रोल है इसमें किसका खेल है? मैसेज ट्रांसमिशन का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। मेरी बॉडी किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी क्वेश्चन को एज अ मैसेज रिसीव करेगी और जब मैं आंसर दूंगी, रिस्पॉन्स दूंगी, तो वो भी क्या है? मैसेज की फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगी, ठीक है। So to control the whole body, to control the whole body, we need a system who deals with message transmission, ठीक है। कैसे? देखो, मेरी बॉडी को, होल बॉडी को मुझे कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है। कैसे करूंगी मैं? मेरे ब्रेन में अगर कोई बात मेरे हाथ तक ऐसा मैसेज नहीं आएगी तो कहां से मैं बॉडी की एक्टिविटी करवा पाऊंगी? पानी गर्म लगा, हाथ हटा लिया, तो किसकी बीच में मैसेज क्रिएट हुआ? ब्रेन और हैंड के बीच में। तो ब्रेन और हैंड के बीच में मैसेज कैसे क्रिएट हुआ? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जब आपकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या मैसेज ट्रांसमिशन का काम न्यूरॉन्स के द्वारा करवाएगी तो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाओगे। मतलब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन पढ़ना पड़ेगा पूरा। यहां पर चूंकि हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरी बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट किससे मैसेज लेगा? केमिकल से। मतलब यहां पर कुछ अगर चल रहा है और यहां पर मैसेज भेजना है तो आई हैव टू ट्रांसमिट दी केमिकल्स। और बॉडी केमिकल्स को कैसे परसीव करेगी? मैसेज की फॉर्म में। मतलब यहां से स्टिमुलस चला, मैसेज चला, ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों को आप कलेक्टिवली मैसेज ही बोलोगे। यहां से स्टिमुलस चला इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और यहां पर ट्रांसमिट हो गया, और यहां की बॉडी पार्ट ने क्या है? उसको एज अ रिस्पॉन्स, मतलब समझा, इंटरप्रेट किया और देन क्या है? आंसर किया। क्यों? जिससे कि आपने हाथ गर्म पानी में डाला तो गर्म पानी क्या था? स्टिमुलस था, गर्मी लगी आपको, आपने हाथ हटा लिया, तो हाथ हटाना क्या था? उसका आंसर था, रिस्पॉन्स था कि आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस हॉट वाटर, इट इज हार्मफुल फॉर मी, टू आई हैव टू मूव माई हैंड बैक अवे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन शुड आई रब दिस, एक काम करो, आप पहले इसको पूरा लिख लो, फिर आगे देखते हैं। लिख लो इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? शुड आई रब दिस पोर्शन। चलो अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन से रिलेटेड बात करते हैं, उसका कंपैरिजन न्यूरॉन से करते हैं। तो हमारा क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होगा। देन हम लोग हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनके नाम लिखेंगे और उनको एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्या लिख सकते हैं, यहां से बात कंटिन्यू करें मैसेज ट्रांसमिशन की। टू कैरी आउट मैसेज ट्रांसमिशन to carry out message transmission, we require agents
किसी मीडियम की, किसी एजेंट की, किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी दो चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाने के लिए। दोज एजेंट्स, ये लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रहे हैं हम चैप्टर के बारे में, ये कहीं इतना मेंशन नहीं है आपकी बुक में भी। दोज एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। दोज एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से हो सकते हैं देखो, पहला होगा बाय न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स, ठीक है। और दूसरा बाय केमिकल्स। बाय केमिकल्स, तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाएंगे? पूरे जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है आपका, डेंड्राइट हो गया, साइटोन सोमा या सेल बॉडी हो गया, देन एक्सॉन हो गया, देन एक्सॉन की क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस, एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन टर्मिनल, और फाइनली वो टर्मिनल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक बल्ब, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो वो क्या करेगा? मैसेज का ट्रांसमिशन करेगा। अब न्यूरॉन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि न्यूरॉन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है। साइनेप्सिस, जहां पर आपका ये साइनेप्टिक नोब खत्म होगा और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट होगा, उसको साइनेप्सिस बोलते हैं ना, वो जंक्शन जो क्रिएट होता है। तो एक न्यूरॉन, जैसे मेरी ये एक हैंड है और इसका मैसेज मुझे ब्रेन को पहुंचाना है, तो हैंड के सारे न्यूरॉन्स जुड़ते जाएंगे और कहां पर खत्म होंगे? ब्रेन पर। अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में लिंकेज नहीं हो या दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन खत्म हो जाए तो आप मैसेज का ट्रांसमिशन पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन केमिकल्स में क्या फायदा है कि जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड ने कोई केमिकल बनाया, वो डायरेक्टली क्या करेगा? उसको ब्लड में पोर कर देगा। अब ब्लड अपने हिसाब से उसको जहां ले जाना होगा, विदाउट एनी ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटी, उसे दूसरे टारगेट ऑर्गन तक, मतलब जहां पर पहुंचना होता है उसे क्या मेनली टारगेट ऑर्गन बोलते हैं, वहां पर पहुंचा देगा। नो डाउट न्यूरॉन्स के द्वारा जो मैसेज ट्रांसमिशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा बॉडी का। लेकिन केमिकल्स में क्या होता है? बहुत धीरे धीरे स्लोली मैसेज ट्रांसमिशन होता है, रिस्पॉन्स भी क्या होता है? थोड़ा सा धीमे होता है, डिलेड होता है इन कंपैरिजन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अगर बाय न्यूरॉन्स हैं, अगर बाय न्यूरॉन्स हैं तो क्या बोलूंगी? मैसेज ट्रांसमिशन इज बाय न्यूरॉन्स, ठीक है। फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि आपको बात समझ में आए। इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ क्या होगा? दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? पूरा क्रिएट हो गया ये। अब कोई भी अगर मैसेज जनरेट होगा तो वो क्या होता जाएगा? ट्रांसमिट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बात होगी कि जो मैसेज ट्रांसमिशन है इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग टू थिंग्स, is actually involving two things. कौन सी टू थिंग्स को करेगा? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स।
स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो गर्म पानी में हाथ डाला तो गर्म पानी क्या था, स्टिमुलस था, और मैंने हाथ हटाया तो रिस्पॉन्स था। तो जनरली स्टिमुलस बाहर से आएगा, स्टिमुलस क्या होता है, बॉडी के बाहर से आता है, और रिस्पॉन्स खुद इटसेल्फ आपकी बॉडी देती है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टिमुलस इज जस्ट अ क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स मीन्स योर बॉडी इज आंसरिंग। ठीक है, पूरी चीजें इसमें लिखा लेती हूँ, फिर केमिकल क्या हम पूरा फिर एक साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी ले लेंगे। स्टिमुलस क्या होता है, एक तरीके से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होता है जो आउटसाइड द बॉडी आता है। एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स, हटा दो। चैप्टर आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग नहीं है, बिल्कुल बोरियत नहीं है चैप्टर में। चैप्टर को बोर बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना अपने हाथ में स्टूडेंट्स, बोर कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करते चलोगे ना तो आपको बात क्या बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टिमुलस इज जनरली एन एक्सटर्नल एजेंट comes outside from the body। ठीक है, comes outside from the body। क्या लिखूंगी मैं, and response is the answer given by the body towards the stimulus। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एक तरीके से क्या हो गया, आंसर हो गया। रिस्पॉन्स इज एन आंसर, रिस्पॉन्स इज एन आंसर। अब देखो किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। ये क्या है आपका, ये मान लो किसी भी तरीके का स्टिमुलस आया है बाहर की बॉडी से, ये क्या है आपका स्टिमुलस आ गया। अब इस स्टिमुलस को आपको ट्रांसमिट करना है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, या अपन एक तरीके से बॉडी मत लिखो, आप तो रिस्पॉन्स लिखो। स्टिमुलस क्या है, आप इस समय दो तरीके से समझ सकते हो। एक होता है कि आपने देखो स्टिमुलस दो तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो स्टिमुलस देखो, जब इनिशियल स्टिमुलस जनरेट होगा तो वो हमेशा और हमेशा बॉडी के बाहर से आएगा। जैसे अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग बनाने का ख्याल क्या है, आपके एकदम बाहर से आपने कोई चीज देखी या आपका मूड बन गया, आपने टीवी देखी, आपने कहा कि अच्छा ड्राइंग है, मैं आज ड्राइंग बनाऊंगा, या आप कोई भी ऐसा सीरियल देख रहे हो जहां पर ड्राइंग एंड क्राफ्ट का कोई काम आ रहा है, बाहर से स्टिमुलस आ गया, बाहर से मैसेज आ गया। अब आपके ब्रेन ने क्या है, उस स्टिमुलस को लिया और रिस्पॉन्स क्या दिया, इमेजिनेशन शो करेगी, अच्छा आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। अब यही ब्रेन में जो स्टिमुलस जनरेट हुआ था ये किस में जाएगा, हैंड्स की तरफ, और डायग्राम बनाओगे रिस्पॉन्स देकर। तो इनिशियली जो वेरी फर्स्ट स्टिमुलस जनरेट होता है वो हमेशा बॉडी के बाहर से ही आता है। उसके बाद विद इन द बॉडी तो बहुत तरीके के स्टिमुलस जनरेट होते रहते हैं, और स्टिमुलस चाहे बाहर से आए या विद इन द बॉडी ट्रेवल करे, आंसर हमेशा रिस्पॉन्स की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ये आपका आउटसाइड से भी आ सकता है और ये विद इन द बॉडी भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो विद इन द बॉडी जो ट्रेवल करता है वो किसके थ्रू करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व सेल्स के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। शुड आई रब दैट पोर्शन, शुड आई रब दिस, जिससे कि और आगे बात करें।
अब यही बात अगर मैं केमिकल कंट्रोल पे डाल देती हूं, ठीक है ना, देखो हर चीज क्या थी, यह आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, जो स्टिमुलस जा रहा है वो बहुत ही फास्ट जाता है और रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्विक आता है। तो आप एक काम करो, चलो यही लिख लो, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? इन न्यूरॉन्स में क्या होगा, न्यूरॉन्स मैसेज और स्टिमुलस ट्रांसमिशन, सबसे पहले तो स्टिमुलस ही जाएगा ना, जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा बॉडी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, ठीक है। तो मैसेज और स्टिमुलस ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हो जाएगा। पानी में हाथ डाला नहीं, आप हटा लोगे, कितनी जल्दी ब्रेन के पास जाकर हैंड तक वापस आंसर आ गया, बहुत फास्ट होता है, इज वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी क्विक। इज ऑल्सो वेरी क्विक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात तो क्या थी आपकी, अभी तक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की थी। अब हम प्रॉपर्ली केमिकल के बारे में करेंगे, जिससे कि आपको न्यूरॉन्स का उसका कंपैरिजन हो जाए। देखो मैं काम करती हूं, मैंने हेडिंग ही डाल देती हूं, केमिकल, जिससे कि आपको क्या चलेगा कि अब चैप्टर की पूरी बात स्टार्ट हुई है। ये तो कंपैरिजन वे में हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होगा, वेरियस बॉडी पार्ट्स are in coordination with each other. Various body parts are in coordination with each other. That means they are related with message transmission. मैसेज खेलते ना कि मैं जब तक मैसेज नहीं दूंगी तुम आगे मत बढ़ना, ठीक है। That means by message transmission. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिशन न्यूरल में किससे हो रहा था, न्यूरॉन्स के थ्रू। इसमें किसके थ्रू होगा, केमिकल्स के थ्रू। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? चलो लिखें इसको, मैसेज ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन is by chemicals. मतलब ये एक बॉडी पार्ट है, इसने अपने अंदर क्या किया, केमिकल्स को सिक्रीट किया। सिक्रीट कर लिया केमिकल्स को, उसके बाद दूसरे बॉडी पार्ट को दे दिया। मतलब
इस बॉडी पार्ट ने जब भी कोई स्टिमुलस निकाला, किसके द्वारा भेजा? मैसेज के द्वारा। वो मैसेज किसके थ्रू ट्रेवल करके गया? केमिकल्स के थ्रू दूसरे बॉडी पार्ट को पहुंचा और उसने क्या कर लिया? रिस्पॉन्स दे दिया। तो मैं क्या बोल सकती हूं? दिस बॉडी पार्ट प्रोड्यूस स्टिमुलस। दिस बॉडी पार्ट प्रोड्यूस स्टिमुलस किसको दिया? केमिकल्स के द्वारा। ठीक है, दिस बॉडी पार्ट प्रोड्यूस स्टिमुलस केमिकल्स के द्वारा दिया। ठीक है, एंड दिस बॉडी पार्ट शो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमने जब न्यूरॉन्स पढ़ा, हमने डायग्राम बनाया। अब केमिकल्स का एज सच वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, इन केमिकल्स की क्या लोकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या नेचर है, इनिशिएटिंग फंक्शन है या इनहिबिटरी फंक्शन है, कौन सा ग्लैंड कैसा कैसा केमिकल सिक्रीट करता है, कैसा कैसा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये जो केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स विच आर सेंडिंग द मैसेज आर कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स। और इसको अगर बायोलॉजिकल टर्म में, प्रोफेशनल टर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगी? हॉर्मोन्स। ठीक है, टू ट्रांसमिट द मैसेज, टू ट्रांसमिट द मैसेज। ठीक है, केमिकल्स आर देयर, called as chemical messengers। केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है स्टूडेंट, शुड आई रब दिस पोर्शन? आगे चलें, इसको हटा दूं। अब क्या लिखेंगे? These chemical messengers are called as hormones। ठीक है, हॉर्मोन्स। आपने हॉर्मोन्स बहुत डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़े होंगे कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जब मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ाया था 9th 10th के, जब मैंने लेक्चर्स दिए थे, या अभी आप आगे या इसी चीज को अच्छे से देखो, ये मेनली जो पार्ट है ये रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। कि देखो, जब अपनी प्यूबर्टी एज अटेंड होती है मेल एंड फीमेल की, बॉय एंड गर्ल की, तो मेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर्स, मतलब आप मेल और फीमेल को बड़ी इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उनके एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंसेस, इवन उनके इंटरनल बॉडी अपीयरेंसेस भी डिफरेंट होंगे। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस आए ना, इट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स। मेल्स के अंदर अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है जो ग्लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। बात दोनों के लिए बराबर चलेगी, चाहे वो मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक मेल ऑर्गन है, या आप कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हो, जो कि अपने अंदर से क्या करेंगे? हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे। और आपको बहुत बखूबी पता होगा कि मेल्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो ग्लैंड होता है, उसे टेस्टिस बोलते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओवरीज बोलते हैं। दोनों पेयर्ड होती हैं, 2 इन नंबर होती हैं। टेस्टिस का 2 मेन काम है।
टेस्टिस और ओवरीज, जो कि दो अहम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में भी आते हैं और अहम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैटेगरी में भी आते हैं, उनके दो मेन काम होते हैं, वो अपने अंदर से गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। मतलब उनका जो प्राइमरी काम होता है, जब से वेरी फर्स्ट काम होता है, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, और सेकेंड होता है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। मेल्स अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं, टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन नेम्ड हार्मोन। ओवरीज, फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं वो क्या करती हैं, अपने अंदर फीमेल गैमेट का तो प्राइमरी काम करती ही है ओवा को बनाकर, लेकिन सेकेंडरी काम हार्मोन्स को बनाने का भी काम करती है, नेम्ड एज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यही सब चीजें आपको पढ़नी, यहां पर रिलेट था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी, मेल्स का अपना एक फिजिकल अपीयरेंस आता है, ठीक है। मेल्स में क्या होगा, मुस्टाच आएगी, बियर्ड आएगी, उनके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड होंगे, उनकी बॉडी काफी क्या होती है, चौड़ी होती है, इलोंगेट होती है। लेकिन फीमेल्स में क्या है, देखो फीमेल्स में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा, उनकी वजह से बॉडी थोड़ी लीन एंड थिन होती है। मुस्टाच बियर्ड मतलब फेशियल ग्रोथ इतनी नहीं होती है, चेस्ट ग्रोथ इतनी नहीं होती है, ठीक है। फीमेल्स में ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। और इस हार्मोन की वजह से फीमेल्स में पीरियोडिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि मेल्स में नहीं देखी जाती है। तो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप पढ़ोगे, जब मैं आपको सारे ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी, उसके एंड में या उससे पहले जहां पर मुझे सही लगेगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन में क्या है, हार्मोन एक्चुअली काम कैसे करता है। हार्मोन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन पढ़ना तो बहुत आसान होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने फलाना फलाना हार्मोन्स बनाए, थाइमस ग्लैंड ने ये हार्मोन्स बनाए, पैंक्रियाज ने ये हार्मोन्स बनाए। लेकिन एक्चुअली ये हार्मोन्स ब्लड में पोर होके जाएंगे कहां, और अगर टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा, उनका फंक्शन क्या रहेगा। तो एक्चुअली जो हार्मोन का एक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, उसका फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लिखे, दीज केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसी के साथ क्या होगा, हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपरली हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लिख लो, ठीक है बच्चों, लिखा इसको। अब ये पूरा पोर्शन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा कवर अप कर लिया है। उसका कंपैरिजन हमने न्यूरल कंट्रोल से भी किया, जो कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कंपैरिजन कर लिया है। अब बात करनी है हार्मोन्स एक्चुअली प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसको पढ़ने से पहले ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस बीच में आपको एंडोक्राइन पार्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड क्या था, देखो आपकी पूरी बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन उठा लो, जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गन पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव का हो या रेस्पिरेशन का हो या सर्कुलेटरी का। बॉडी में कोई भी ऑर्गन एज अ ग्लैंड बिहेव कर सकता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि डाइजेस्टिव के ही करेंगे, सर्कुलेटरी के ही करेंगे या आपके एक्सक्रीटरी के ही करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी में आपकी एक ओवरऑल होल बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ऑर्गन में क्या स्पेशलाइज्ड का काम करेगा, सेल्स, क्योंकि बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स। तो उस ऑर्गन के एपिथेलियल सेल जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कुछ सिक्रीट करने में, पर्टिकुलरली कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगे, तो वो ऑर्गन क्या कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, any organ who get specialized, any organ who get specialized
इन सिक्रेटिंग केमिकल लाइक सब्सटेंस, ऐसे लिखो, सिक्रेटिंग केमिकल लाइक सब्सटेंस, केमिकल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब मैं ये वाला पोर्शन रब कर दूं स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? अब केमिकल लाइक सब्सटेंस क्या होते हैं? हमारी बॉडी में केमिकल लाइक सब्सटेंस दो तरीकों से देखे गए हैं, एक तो हॉर्मोन्स, दूसरा एंजाइम्स। एक क्या है आपका हॉर्मोन्स, दूसरा क्या है एंजाइम्स। दोनों का रोल बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिज्म को कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती हैं, उनको फास्टन करती हैं, ऑल्टर करती हैं। मतलब ले देखिए एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, सबस्ट्रेट को क्या कर दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। और हॉर्मोन्स का काम क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करो, किसी एक्शन को, किसी फंक्शन को कंट्रोल करो। दोनों का काम एक है, लेकिन जगह जगह पर बातें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन सिक्रेटिंग केमिकल लाइक सब्सटेंस। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, that chemical like substance, that chemical like substance can be enzymes और हॉर्मोन्स। एंजाइम्स का रोल आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। हर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स थे वो ऐसा ग्लैंड बिहेव कर रहे थे, क्योंकि हर ग्लैंड में अपना एक स्पेसिफिक क्या था, एंजाइम प्रोडक्शन था ना। ठीक है, और हॉर्मोन्स। माउथ में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज। फेरिंग्स में कुछ भी नहीं था, इसोफेगस में यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देन आपका स्टोमक आ रहा था, स्टोमक में क्या था, कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आया, पैंक्रियाज आया, लिवर आया, दुनिया जहान के एंजाइम्स के आपने लिस्ट पढ़ी थी। तो उन ये भी ग्लैंड्स कहलाएंगे। और जो ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, जो ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे वो भी ग्लैंड्स कहलाएंगे। तो क्या मैं इन बेसिस पर ग्लैंड्स को कैटेगराइज कर दूं? बिल्कुल। ठीक है, सो glands are of two types. Glands are of two types. ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं उनका बेसिस नहीं बता रही हूं, क्लासिफिकेशन में उनका बेसिस आपको समझ में आ जाएगा। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, क्राइन और क्राइन वर्ड कॉमन है। क्राइन जनरली आपकी इस चीज को डिनोट करता है, जैसे आपका कोई ऑर्गन है वो ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया है, तो ऑर्गन के जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल्स है, वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन में। तो मेनली उन सेल्स को बोलते हैं एसिनाई। मेनली उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एसिनाई सेल्स। क्या बोलते हैं, ACINI सेल्स। ठीक है, अभी ग्लैंड्स का टॉपिक इतना डीप में नहीं है आपके एनसीईआरटी लेवल पर मैं काफी हद तक आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा बताती जा रही हूं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बोलता है, देखो मैं डायग्राम बनाती हूं, उससे आपको बात समझ में आएगी। ये ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है। ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेल्स है। सेल्स में साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन।
तो उसमें जो सिक्रीशन का फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं क्या बना देता है, ग्लैंड बना देता है। ठीक है, अभी एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, सिक्रीट किया। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंजाइम्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इंजाइम्स। अब इंजाइम्स को क्या करना है, किसी और टारगेट लोकेशन पे, केमिकल्स तो क्या होते हैं, एक तरीके से मैसेंजर्स होते हैं, उन्हें तो अगर मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम्स को अगर दूसरी जगह जाना है तो यहां पर क्या होती है, जाने के लिए एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनसे बोलते हैं डक्ट। ये क्या है, केमिकल, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, और ये क्या है, आपकी डक्ट। ये क्या है, डक्ट है। डक्ट क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से एंजाइम्स ट्रेवल करके किसी दूसरे टारगेट लोकेशन पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, यहां जो केमिकल है, केमिकल क्या है, हॉर्मोन्स। ठीक है, अब इन्हें टारगेट लोकेशन पर डालना है तो किसी भी तरीके की डक्ट की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसे ब्लड में डाल सकते हो। मतलब एक तरीके से कहूं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दी ग्लैंड्स which are secreting something, endocrine glands are the glands which are secreting something। पर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। अगर इनको अपनी बॉडी में जो प्रोड्यूस्ड या अपनी पार्ट में जो प्रोड्यूस एंजाइम्स को दूसरे बॉडी पार्ट में डालना है तो इनको डक्ट की जरूरत रहती है, दे आर डक्टफुल ग्लैंड्स। और यहां पर डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आप डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दो और दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दैट मीन्स अगर इस बॉडी पार्ट से डक्ट निकले तो डेफिनेटली वो दूसरे बॉडी पार्ट तक जा रही होगी जिसके थ्रू एंजाइम्स ट्रेवल करके जाएंगे। और यहां पर क्या है, डायरेक्टली ब्लड में पोर करने पर ब्लड उन्हें अपने आप टारगेट लोकेशन तक ले जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आज आपको, अब आपको ऐसा बोलोगे कि मैम हार्मोन को कैसे पता कि वहीं जाना है, इट इज डिसाइडेड। अभी जब आप ग्लैंड्स पढ़ोगे उस चीज पर आपको यह समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे अभी अपना एक पार्ट आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच आर एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेनली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी नाम के एंडोक्राइन ग्लैंड को सबसे पहले कंट्रोल करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट आपके ब्रेन में लोकेटेड है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने में एक मास्टर ग्लैंड होता है जो कि वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स के ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। तो हाइपोथैलेमस डेफिनेटली कुछ केमिकल्स को पिट्यूटरी पे भेज रहा होगा, जैसे पता होगा कि मुझे यही पाथवे फॉलो करना है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में ही जाना है। और पिट्यूटरी में से जो हार्मोन्स निकलेंगे उन्हें पता है कि किस पर्टिकुलर अदर ग्लैंड पे जाना है जिसकी वजह से पिट्यूटरी सिर्फ उसे ही कंट्रोल करे या वो ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी से ही कंट्रोल हो। तो ये सारी चीजें क्या है, हार्मोन्स की होती है। जैसे आपने कोई चिट्ठी लिखी और मैसेज आपको किसी को भेजना है तो जो भी पोस्टमैन होगा वो उसी लोकेशन पर ले जाएगा। दैट मीन्स उस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होगा। अगर एड्रेस नहीं लिखा हुआ हो या गलत एड्रेस लिखा हो तो सही जगह पर टारगेट लोकेशन पे चीज डिलीवर्ड होगी, नहीं होगी। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अभी आप नेचर में पढ़ोगे, हार्मोन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ये जिस भी ऑर्गन के लिए बने हुए हैं उसी ऑर्गन पे जाकर ये काम करने के लिए तैयार रहते हैं, या उसी ऑर्गन पे क्या होते हैं, ये पोर्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिखा। शुड आई रब दिस, जिससे कि हम इसके फर्क को फटाफट लिख लेते हैं। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स? ठीक है, अपन क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं इसको। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? These glands secrete enzymes. These glands secrete enzymes. ठीक है। These glands secrete hormones. Fine. They are ductful glands and they are ductless glands. ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस बन रहा है वो भी अलग है और जिस मोड से वो बाहर निकल रहा है वो भी अलग है। ठीक है। एंजाइम्स जहां पर डल रहा है वहां पर एक पर्टिकुलर नाम देंगे, टारगेट लोकेशन, अब वो कुछ भी हो सकता है। एंजाइम्स पोर्ड बाय डक्ट इनटू टारगेट लोकेशन। ठीक है। और इसमें हॉर्मोन्स पोर्ड डायरेक्टली, यहां पर ब्लड का कोई रोल नहीं, यहां पर ब्लड का रोल है। ठीक है। हॉर्मोन्स पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड to reach to target organ, लोकेशन या ऑर्गन, कुछ भी बोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं ऑर्गन वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं। ठीक है ना, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है? ठीक है, चलो। अब ये बात तो क्या थी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की थी। अब चैप्टर में फोकस किसको करना, एंजाइम्स या हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स को। तो हॉर्मोन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं बात। ठीक है। शुड आई रब दिस? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हॉर्मोन्स की, जैसे अगर आप इनके शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स लिखना चाहो हॉर्मोन्स के बारे में, तो हॉर्मोन्स का पहला पॉइंट होता है दे आर बायोजेनिक। बायोजेनिक का मतलब क्या होता है, इनका जो जनरेशन होता है, इनका जो सिंथेसिस होता है वो विद इन दी बॉडी होता है। आज की तारीख में बाहर आपको एक्सटर्नली आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स मिलते हैं, पर उनका एक्सट्रैक्शन किससे होता है, बॉडी के पार्ट से। ठीक है। तो दे आर बायोजेनिक। दूसरी बात, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करके मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन एंड एक्शन। स्पेसिफिक इन फंक्शन, एक्शन एंड लोकेशन, तीनों मान लो। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, बिल्कुल एक सटीक चीज, ये है तो ये है, इधर उधर नहीं जाओगे।
स्पेसिफिक इन फॉर्मेशन मतलब पर्टिकुलर कोई ग्लैंड होता है, वो पर्टिकुलर कोई हार्मोन ही सिक्रीट करेगा। स्पेसिफिक इन फंक्शन और एक्शन, जैसे कोई ग्लैंड पिट्यूटरी में बना और उसको थायराइड पे जाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे फॉर्मेशन हुआ, सिक्रीशन हुआ, और उसको कौन सी टारगेट लोकेशन पे जाना है, थायराइड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन बनेगा वो स्पेसिफिकली पिट्यूटरी में ही बनेगा, वो पिनियल में नहीं बनेगा। और वो जो पर्टिकुलर हार्मोन बनेगा जो थायराइड के लिए बना है, वो थायराइड के लिए ही बनेगा, आप उसे सबसाइड करके पैराथायराइड में नहीं डाल सकते, ठीक है। और वो पर्टिकुलर हार्मोन किस पे ही एक्ट करेगा, थायराइड। इन केस ऐसा भी सोचेगा अरे थायराइड तक नहीं पहुंचा तो पैंक्रियास को, तो नहीं, हार्मोन्स आर वेरी मच स्पेसिफिक इन एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन दूसरी चौक से लिखेंगे। स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हो? अच्छा, न्यूरॉन में बहुत ही जल्दी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा था, मतलब वेरी क्विकली आपको स्टिमुलस मिल रहा था। स्टिमुलस तो वैसे ही मिलेगा, पर रिस्पॉन्स आप बहुत फास्ट दे रहे थे। यहां पर क्या है, केमिकल बना, धीरे धीरे ब्लड में पोर होगा, धीरे धीरे ब्लड उसको टारगेट लोकेशन तक ले जाएगा। तो स्टिमुलस तो वही है, पर रिस्पॉन्स क्या है, स्लो है, ठीक है। रिस्पॉन्स इज स्लो, रिस्पॉन्स इज स्लो और रिस्पॉन्स इज स्लो, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या क्या बोल सकते हो आप? आपके हार्मोन्स का क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक बॉडी पार्ट में हार्मोन बनाया और आप दूसरी बॉडी पार्ट में दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ग्लैंड का बनाया हुआ हार्मोन दूसरे ग्लैंड पे पड़ेगा, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो ओवरऑल बॉडी तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती ही है, लेकिन अगर हार्मोन्स के थ्रू आप उस एक्टिविटी को कंट्रोल करवा रहे हो, कोऑर्डिनेट करवा रहे हो, तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस शो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये स्पेलिंग सही कर लो स्टूडेंट, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो क्या होंगे, हार्मोन्स हैव specific physiological effect, hormones have specific physiological effect, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या थी, आपके हार्मोन्स की बात थी। हार्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। शुड आई रब दिस? अब हम लोग क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखेंगे और उनकी लोकेशन के बारे में उनके सामने ही लिखते जाएंगे। हमारी पूरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जगह जगह सिचुएटेड है, फ्रॉम हेड टू एब्डोमन, फ्रॉम हेड टू एब्डोमन स्टिल इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। पेल्विक रीजन पे मत जाओ, चलो एब्डोमन तक ही बात खत्म हो जाती है। फ्रॉम हेड टू एब्डोमन वी हैव वेरियस वेराइटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हेड टू अगर एब्डोमन चलेंगे तो अलग अलग तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, उनके नाम अलग अलग होंगे, उनकी बनावट अलग अलग होगी, उनका फंक्शन अलग अलग होगा, उनके हार्मोन्स अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, फ्रॉम हेड टू एब्डोमन ऊपर से नीचे के बारे में पूरा लिख लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे अगर असेंडिंग टू डिसेंडिंग जा रही हूं तो किस तरीके से हार्मोन्स है, और उनकी लोकेशन हम लोग सामने ही लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सर से स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्रेन रीजन में दो तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस काउंट नहीं होता एंडोक्राइन ग्लैंड में, उसका सिग्निफिकेंस मैं इसके बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है।
पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। ये क्या है आपके हेड रीजन में, ठीक है। अब हेड से क्या है, आप नीचे आओ, हेड के नीचे क्या आएगा आपका, नेक आएगा ना, गर्दन आएगी, ठीक है। तो गर्दन में क्या लोकेटेड है, थायराइड और पैराथायराइड। और पैराथायराइड, ये कहां लोकेटेड है, ये आपके नेक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स, इधर जाना पड़ेगा अपन लोगों को, शुड आई रब दिस। और क्या क्या लिखेंगे, फिर आप कहां आओगे, नेक से नीचे थोरैक्स रीजन में, तो थाइमस, थाइमस ग्लैंड लगभग आपके हार्ट के नियर बाय ही मौजूद होता है, ठीक है। नियर टू हार्ट मतलब थोरैक्स। उसके बाद थाइमस के नीचे लगभग आपका, अब जितने भी ग्लैंड्स चलेंगे वो ऑलमोस्ट आपके एब्डोमन वाले रीजन को कवर अप करेंगे। भाई यहां तक आपका थाइमस आ गया, हार्ट, थोरैक्स, अब एब्डोमन, कमर। सबसे पहला ग्लैंड पैंक्रियास, याद है मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे बताया था कि इट बिहेव्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास किसके द्वारा बन रहा था, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल नोन एज आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, पैंक्रियास, ठीक है, फॉर्म्ड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो सेल्स हैं ये पैंक्रियास में एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं जिनमें डक्ट नहीं होगी और कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड मतलब एड्रीनल, रीनल मतलब किडनी, एड मतलब किडनी के ऊपर, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, अबव द किडनी, टोपी की फॉर्म में ट्रायंगुलर शेप में दोनों किडनीज के ऊपर ऐसे एड्रीनल, एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, अबव द किडनीज, दोनों किडनीज है तो आई एम राइटिंग किडनीज। फिर क्या आएगा, फिर आपके आएंगी ओवरीज एंड टेस्टिस विच आर एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखूंगी मैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। ये लगभग आपके कहां पर है, एब्डोमेन रीजन में। तो हमने दो चीजें पढ़नी ग्लैंड्स के बारे में, एक तो उनके नाम पढ़े, ये क्या है, नेम्स है, और ये उनकी लोकेशन है, ठीक है। ये उनकी क्या है स्टूडेंट्स, लोकेशन है। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, मतलब इनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां लोकेटेड है, कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या हार्मोन्स है, क्या फंक्शन है, सिमिलरली एंड तक हमें ओवरीज तक यही बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये हम लोगों ने जो ग्लैंड्स हैं इनको लोकेशन वाइज देखा है, फिर हम ओरिजिन वाइज देखेंगे, क्योंकि सारे ग्लैंड्स किससे आएंगे, एम्ब्रियो से ना, तो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से आए हैं, मीजोडर्म से आए हैं या एंडोडर्म से आए हैं, ये चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपरली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली द एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे, उसका रोल, और फिर एक एक करके सारे ग्लैंड्स को स्टडी करते जाएंगे। ये अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज ले लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा है, इजी है, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे भी नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।